मेरे सामने बैठी लड़की गोरी सफ़ेद रंगत की मालिक, सुनहरे बाल, बादामी आंखें, कोई कमी नहीं थी उसमें सिवा इसके कि वह देख नहीं सकती थी। पैदाइशी अंधी नहीं थी, लेकिन बचपन में उसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। उसके बताने के अनुसार उसके माँ बाप ने बाद में उसका बहुत इलाज करवाया था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि जब तक वह 25 साल की नहीं हो जाती उसकी हर इलाज नाइलाज है। 25 साल की उम्र में 10% उम्मीद है जिसका ऑपरेशन किया जाएगा और इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन यह सिर्फ एक उम्मीद थी। डॉक्टर यकीन से कुछ नहीं कह रहे थे। मैं उसके माँ बाप के सामने पेंट कोट में बैठा था। मैंने कहा कि मुझे आपकी बेटी पसंद है और उससे शादी पर मुझे कोई भी एतराज़ नहीं। मेरी बात सुनकर उसके माँ बाप ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वह लड़की उम्र में मुझसे 15 साल छोटी थी। मेरी उम्र 35 साल थी और वह 20 साल की होगी। उसके साथ साथ मैं शक्ल सूरत का ऐसा मर्द था जिसे लड़कियां एक आंख भी देखना पसंद नहीं करती थी। मेरे नैन नक्श भी आम से थे, गहरी श्यावली रंगत थी। बेशक मैं बहुत ही दौलतमंद और अमीर आदमी था, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे कोई भी लड़की शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। मेरी गहरी श्यावली रंगत देखकर लड़कियां मुझसे नजरें फेर लेती थी। एक हीन भावना उनके चेहरे पर आकर रुक जाती थी। मेरी गिनती तो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन में होती थी, लेकिन मैं सिर्फ दौलत का धनी था, मगर मैं किस्मत का धनी नहीं था। शक्ल सूरत में मेरी गिनती बदसूरत लोगों में की जाती थी। हालांकि मैं बहुत कोशिश की थी कि अपने आप में सुधार लूं। मैं मानता हूं कि रंग रूप में, नक्श में देखना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन मेरा शरीर भी कुछ भरा भरा सा था। मैं खुद को फिट फाट रखने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन भरा हुआ शरीर किसी भी तौर पर कम नहीं हो रहा था। और फिर बिजनेस के मामले में और अपने आप को समय भी नहीं दे पाता था। खाने पीने की भी कोई रूटीन नहीं थी। बहन भाइयों की सबसे बड़ा था। माँ बाप के मरने के बाद अपनी छोटी बहन और अपने भाई की शादी की सपने अपने अपने घरों में सेट थे और सब खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहन भाई का कोई सहारा नहीं था, इसीलिए मुझे ही उनका सहारा बनना पड़ा था और उनका सहारा बनते बनते मेरी उम्र 35 साल कब हो गई थी जाकर मुझे पता चला। मुझे ज़िंदगी की एक साथी की ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन कोई भी लड़की मुझे अपना जीवन साथी बनाने को तैयार ही नहीं होती थी। मैंने कई रिश्ते करने वालियों से भी कह रखा था, लेकिन सबकी तरफ से मुझे मायूसी मिलती थी। इसीलिए अपनी शादी के लिए मैं खुद ही कोशिश करना शुरू कर दी थी। शुरू शुरू में तो मैं अपने जैसे ही अमीर लोगों का रिश्ता देखना शुरू किया था तो साफ इनकार सुनने को ही मिला था। और फिर मैं मिडिल क्लास के घर आने की लड़कियां देखनी शुरू की, लेकिन वह लड़कियां भी साफ मुंह पर इनकार करके चली जाती। जिस तरह से एक लड़की के लिए इनकार सबसे बड़ा दर्द बनता है, इस तरह से मर्द के लिए भी तकलीफ का कारण बन जाता है। मैं हीन भावना का शिकार हो चुका था, इसलिए थक हाक कर मैं शादी करने का इरादा ही छोड़ दिया था। मगर इस लड़की को देखकर पहले ही नज़र में अपना दिल इस पर हार बैठा था। पहली बार मैंने उसे अपने बंगले के करीब पार्क में देखा था। सुबह सुबह मैं वहां पर जॉगिंग करने के लिए गया था और वह लड़की वह बेंच पर बैठी और बेहद घबराई हुई सी लग रही थी। बार बार दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही थी। पहले तो मैं एक नज़र देखकर अपनी नज़र उसे हटा दिया था, लेकिन जब मैं दोबारा राउंड लगाकर आया तब भी वह लड़की वहीं पर बैठी थी और इस बार तो आंसू बहा रही थी। मैं उसे देखकर रुक गया था। पिछले 15 से 20 मिनट से वह लड़की एक ही पोजीशन में उस बेंच पर बैठी थी और अब जब मैं चक्कर काट कर आया तो वह रो भी रही थी। रो रो कर उसकी बादामी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने झिझकते हुए उसके के करीब पहुंचा। मैंने कहा कि आप क्यों रो रही हैं? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गई थी। मेरी तरफ उसने अपनी गर्दन मोड़ी थी और अपने पास रखी स्टिक अपने हाथ में पकड़ ली। कहने लगी कि मेरा भतीजा मुझे यहाँ बिठाकर न जाने कहाँ चला गया है। कहने लगा था, बुआ आप यहीं बैठो, बस मैं अभी आता हूँ। मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पर बैठी हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कहा तो आप खुद ही उसे ढूंढ ले। कहने लगी कि मैं कैसे ढूंढूं, मुझे नज़र ही नहीं आता। यह सुनकर मुझे हैरत हुई थी। हैरत के साथ बहुत दुख भी हुआ था कि पल भर के लिए उसे देख रहा था
वह लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी, लेकिन देख नहीं सकती थी। यह देखकर मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ था। मैंने कहा, आप अपने भतीजे का नाम बताइए, मैं गार्ड से कहकर ऐलान करवा देता हूँ, वह जहाँ भी होगा आपको लेने के लिए आ जाएगा। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी कि वह बहुत ही शरारती है। मुझे लगता है वह जानबूझकर मुझे छोड़कर चला गया है। यह सुनकर मैं कुछ परेशान सा हुआ था। मैंने कहा कि आपको अपने घर का पता मालूम है? कहने लगी, मुझे नहीं पता। वह तो मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ लाया था, कह रहा था कि आपको हलवा पूरी का नाश्ता करवाता हूँ, लेकिन न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, अगर आपको अपने घर का पता मालूम हो तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। कुछ देर सोच विचार कर उसने मुझे अपने इलाके का नाम बताया था। मैं गाड़ी साथ लेकर आया था। मैंने कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपका हाथ थामकर आपको आपको अपनी गाड़ी में बैठा सकता हूँ। वह कहने लगी कि आप मुझे मेरे घर तक पहुँचा देना। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं उसका हाथ थामकर उसे पार्क से बाहर ले आया था। उसका सफ़ेद दुधिया हाथ मेरी गहरी सांवली रंगत वाले हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे कोयले की खान में हीरा निकल रहा हो। जगमगाता हुआ, चमकता हुआ, न जाने क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि यह हाथ हमेशा हमेशा मेरे हाथ में रहे। लेकिन मैं ठंडी रात भरी थी। मैंने उसे गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठाई थी, मेरी मदद की और इस इलाके में पहुंच गया। उसने मुझे पता बताया था। फिर वह मुझे अंदाज से गरीबी मंदिर के बारे में बताने लगी। मेरे पापा रोजाना सुबह सवेरे उस मंदिर में आरती करने आते हैं। आप किसी से भी पूछें वह मंदिर कहाँ है। मैं आने जाने वाले लोगों से मंदिर के बारे में पूछा तो आसानी से मुझे वह मंदिर का पता मिल गया। वहीं से उसके पापा का नाम पूछते हुए मैं उस लड़की के घर पहुंच गया था। अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर मैं दरवाजे पर दस्तक दी तो एक अंधेर उम्र की औरत घर से बाहर निकली थी। मैंने उस औरत को गाड़ी की तरफ इशारा किया और कहा कि आप इस लड़की को जानती हैं। वह औरत उस लड़की को देखकर कहने लगी कि हाँ, यह तो मेरी बेटी है। आपके साथ क्या कर रही है? आपको कहाँ से मिली? अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वह लड़की भी बेचैन हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए हैंडल ढूंढने लगी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। उसकी माँ उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे उतारकर वह लड़की अपनी माँ के साथ लगकर रोने लगी। अनूप मुझे पार्क में छोड़कर न जाने कहाँ चला गया। मुझे कह रहा था कि बुआ थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं वहाँ अकेली थी, मुझे डर लग रहा था। उसकी माँ कहने लगी कि यह लड़का अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। फिर उन्होंने अनूप को पुकारा तो एक 15 साल का लड़का घर से बाहर निकला। साथ ही साथ वह हंस रहा था और उस औरत को मेरा धन्यवाद किया। मैं वापस अपने घर आ गया, लेकिन उस लड़की का चेहरा मेरी आंखों में जैसे समा आ गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा न थे और बहन भाई की शादी मैं कर चुका था। मेरी एक बहन दुबई में रहती थी और एक भाई कनाडा में रहता था। बहन दुबई से हिंदुस्तान आई थी। मैं जब अपनी बहन को अपनी शादी के लिए उस लड़के के घर रिश्ता ले जाने के लिए कहा तो मेरी बहन कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसी कौन सी कमी है तुम्हारे अंदर जो तुम अंधी लड़की से शादी करनी है। मैंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि मुझ में क्या कमी है। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी कि ऐसी भी कोई बुराई नहीं है तुम्हारे अंदर। हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ तो रहे हैं। जल्दी हम बहुत ही अच्छी खूबसूरत लड़की से तुम्हारी शादी करवा देंगे। लेकिन देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो रोहन। आसान नहीं होता किसी अंधी लड़की के साथ गुजारा करना। मुझे तो लगता था कि जैसे मेरे भाई बहन चाहते ही नहीं कि मेरी शादी हो, क्योंकि मैं जो भी कमाता था किसी न किसी बहाने मेरे बहन भाई मुझसे पैसे मांग लेते थे। कहते थे कि तुम तो अकेले हो, इतने सारे पैसों का क्या करोगे। हम घर वाले हैं, हमारे 100 खर्चे होते हैं। मैं भी उन दोनों पर दिल खोलकर खर्च करता था। शायद यही वजह थी कि वह लोग कभी भी मेरी शादी को लेकर सीरियस नहीं हुए थे, मेरे लिए लड़की ढूंढने के लिए तैयार न थे। हाँ, मेरा दिल रखने के लिए एक दो बार इधर उधर मुंह मार लेते थे, लेकिन आकर कह देते थे कि लड़की वाले राजी नहीं हैं। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, हम किसी दूसरी लड़की की तलाश करेंगे। और मैं भी उन लोगों की बातों में आ जाता था। अपनी बहन और भाई की जिम्मेदारी निभाते निभाते मेरी यही उम्र हो गई थी। मेरे बहुत ज़्यादा जिद करने पर मेरी बहन मेरे साथ उस लड़के के घर रिश्ता मांगने चली गई। उसके माँ बाप पहले तो बहुत हैरान हुए थे मुझे देखकर। उसके पापा के चेहरे पर कुछ मायूसी छाई थी, लेकिन उसकी माँ खुश हुई थी। कहने लगी कि हमारी बेटी पैदाइशी अंधी नहीं है, हम इसका इलाज 25 साल की उम्र के बाद कर सकते हैं। मुमकिन है इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर पूरी तरह से विश्वास से नहीं कह रहे थे। मैंने कहा कि मैं आपकी बेटी का खुद इलाज करवाऊंगा। अगर वह ठीक होती है तो अच्छी बात है, अगर वह ठीक नहीं होती तब भी मैं पूरी ज़िंदगी उसका साथ निभाऊंगा।
मेरी बात सुनकर उसकी माँ फौरन राजी हो गई। उसके बाप ने भी इनकार तो नहीं किया, लेकिन खामोश थे। शायद मेरी गहरी सांवली रंगत और मेरा भरा भरा शरीर देखकर उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आया था। लेकिन खामोश होने की वजह यह थी कि अंधी लड़की से कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। उनका एक बेटा था और उसके एक 15 साल का बेटा था और हर वक्त अपनी बुआ को तंग करता रहता था। अंधे होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। कभी उसे किसी पार्क में छोड़ देता तो कभी किसी मार्केट में बेचारी रोती हुई परेशान होती रहती। 2-3 घंटे गुजारने के बाद उसे लेकर आता। वह लड़का भी इकलौता था और अपने माँ बाप का लाडला था, इसीलिए उसके भाई और भाभी को किसी भी उस बच्चे को डांटना नहीं देते थे और ना ही उसकी ऐसी शरारतों से उसे मना करते थे। इसीलिए वह बिगड़ गया था और इस तरह से गलत हरकतें करता था। खैर, मेरा रिश्ता रितु से हो गया था। मैंने अपनी शादी पर अच्छा खासा इंतजाम करवाया था, दिल खोलकर पैसा खर्चा किया था। रितु की शादी का लहंगा सिर्फ 5 लाख से कम का था। दुल्हन के जोड़े में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विदाई के बाद मेरी बहन ने उसे कमरे में बैठा दिया। सब लोग अपने अपने घरों में वापस जा चुके थे। जब मैं अपने कमरे में आया तो वह काफ़ी नर्वस लग रही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। उसके हाथ में इस वक्त काफ़ी ठंडा हो रहे थे। चेहरे पर एक अजीब सी बदहासी छाई हुई थी। मैंने हीरे की अंगूठी उसके हाथ में पहना दी, जिसे वो देख तो नहीं सकती थी लेकिन छूकर महसूस कर सकती थी। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई थी। कहने लगी कि आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि आप बहुत अमीर हैं, खूबसूरत भी हैं, आपको तो कोई भी खूबसूरत लड़की मिल जाती। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुआ था और कुछ परेशान भी हुआ। उसके माँ बाप ने उसे यह क्यों कहा था कि मैं खूबसूरत और दौलतमंद था, लेकिन खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं था। इससे पहले कि मैं उसे सच बताता, वह कहने लगी कि मुझे सांवली रंगत वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। पैदाइशी अंधी नहीं हूँ मैं, इसीलिए सब देख सकती हूँ। तभी मुझे खूबसूरत लोग ही अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद कितनी खूबसूरत और हसीन हूँ। अपने बचपन का चेहरा याद करके मैं ख्यालों में अपनी एक तस्वीर बना रखी है। अगर मैं वैसी ही हूँ तो मैं बेहद हसीन हूँ, इसीलिए मुझे हसीन लोग ही बहुत अच्छे लगते हैं। फिर कहने लगी कि मेरे दिली इच्छा थी कि मैं आपको देखूं, क्योंकि मेरी माँ ने आपकी बहुत तारीफ़ें की थी। तुम्हारा पति तो लाखों में एक है, बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत है। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान हुआ था, लेकिन मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। शादी की पहली रात थी, मैं उसके साथ उसी तरह की बातें करता रहा, उसका दिल बहलाता रहा। मैंने उसे किसी भी बात पर इनकार नहीं किया था। मैं अपनी सुहागरात बर्बाद करना नहीं चाहता था। रितु की संगत पाकर मैं बेहद खुश था और वह भी मुझे बेहद खुश थी। हम एक दूसरे में समाकर दुनिया जमाने के गमों को भूल चुके थे। अगले दिन जब मेरी सास अपने बेटे से मिलने आई तो मैं उनसे अलग में जाकर बात करने का इरादा किया। मैंने उनसे पूछा कि आपने रितु से क्यों झूठ बोला? आपने उससे यह क्यों कहा कि तुम्हारा पति बहुत खूबसूरत है? वह कहने लगी कि मेरी बेटे की पैदाइशी अंधी नहीं है, जैसा कि तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके बचपन से ही आदत है कि उसे खूबसूरत चीज़ पसंद आती है। वह तो अपने खिलौने भी लेती है, तभी एक एक चुनकर लेती उठाती थी कि किसी टॉय पर अगर दाग होता तो वह खिलौने को दूर फेंक देती थी। यहाँ तक कि उसे हाथ भी नहीं लगाती थी। अगर उसे पुराने खिलौने में भी अगर दाग लग जाता तो उन्हें फेंक देती थी। अगर मैं उसे सच बता देती तो वह शादी से इनकार कर देती, और मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी कोई भी शादी नहीं करता। मैं नहीं चाहती थी कि यह रिश्ता मेरे हाथ से निकल जाए, और वैसे भी मेरी बेटी को कुछ भी नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि वह कभी भी देख नहीं पाएगी। डॉक्टर ने सिर्फ 10% चांस बताए, बाकी 90% चांस की उसकी आंखें ठीक नहीं होगी। इसीलिए मुझे तुम्हारा रिश्ता सही लगा था। तुमने सब कुछ सोचे जाने के बाद ही रितु को पसंद किया था, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो और कैसे नहीं। तुम रितु से कुछ भी मत कहना, उसे यही महसूस होने देना कि तुम बहुत हैंडसम और खूबसूरत हो। मैंने भी सोचा चलो ठीक ही तो है, इसमें क्या दिक्कत है। शादी के फ़ौरन बाद मैं रितु को सिंगापुर ले गया। बाकी खूबसूरत नज़ारे वह देख तो नहीं सकती थी, लेकिन महसूस वह कर सकती थी। 15 दिन रुकने के बाद वहां से हम फ़ौरन नैनीताल के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि रितु का सपना था कि वह नैनीताल की खूबसूरत वादियों को देखना चाहती थी। मैंने उसकी बातों को मानते हुए उसे नैनीताल भी लेकर आया था।
मैं उसे एक एक मंजर बताता था जिसे वह सुनकर इस मंजर को खो जाती थी और मेरे कंधर पर सर रख देती थी, मेरे गले में अपना बाजू डाल देती, मुझे बेहद मोहब्बत जताती थी। मैं भी खुश था। कभी कभी मुझसे कहती कि रोहन, मेरा दिल चाहता है कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए ताकि मैं भी यहाँ के नज़ारे देख सकूँ। मुझे खूबसूरती बहुत लुभाती है, मुझे यह हसीन नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं। यह कहते हुए मुझसे कही कि मुझे काले रंग पसंद नहीं है, सख्त नफरत है इस रंग से। रितु की इस बात को सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था, लेकिन मैं जल्दी ही इस बात को अपने दिमाग से झटक दिया था और मैं भी उसकी पसंद की एक पिंक कलर की साड़ी लेकर दी थी। खैर, रितु को पाकर मैं बेहद खुश था। समय यूं ही गुजरने लगा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरी मोहब्बत रितु से बढ़ती जा रही थी। 5 साल का समय गुजर गया था और अब मेरा यह भी हाल था कि मुझे अब अपना घर ही रितु के बगैर अधूरा लगने लगा था। जब भी अपने माँ के घर रहने के लिए जाती तो मैं पीछे से उदास हो जाता। खैर, अब हम दोनों ही एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। एक दिन रितु मुझे कहने लगी कि रोहन, अब मैं 25 साल की हो गई हूँ, इसलिए अब डॉक्टर से बात करो और मेरा ऑपरेशन करवा दो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं अपनी आंखों से सबसे पहले तुम्हें देखूं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धक से हुआ था। मैंने उसकी बात को तरने लगा, क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती तो उसकी मोहब्बत मेरे लिए खत्म हो जाती। वह शायद मुझसे नफरत करने लगती। मेरी शादी की एनिवर्सरी थी। मैंने रितु से कहा कि वह मुझसे क्या गिफ्ट चाहती है। कहने लगी कि अच्छा बताओ, अगर जो मैं मांगूंगी वह तुम मुझे दोगे। मैंने वादा कर लिया कि कहने की लगी कि मुझे अपनी आंखों की रोशनी वापस चाहिए। आप मेरा ऑपरेशन करवा दें। मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कितने खूबसूरत हैं। आपके चेहरे को गौर से देखना चाहती हूँ। देख रहा था कि सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। वह 5 सालों में उसने मेरा ख्याल बहुत खूबसूरत और हैंडसम नौजवान बांध रखा था। अगर मुझे देखती तो न जाने उसका रिएक्शन क्या होता। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे देखे और मुझे नफरत करे, लेकिन उसकी बात भी नहीं टाल सकता था। खैर, मैंने उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने बहुत ही उम्मीद भरी जवाब दिया था। कहने लगा, आपकी पत्नी का ऑपरेशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे यह खबर सुनकर खुशी नहीं हुई थी। मैं यह सोच रहा था कि मैं क्या करूं। रितु मुझे देखकर शायद मेरे साथ रहना पसंद भी ना करे। जिस दिन उसका ऑपरेशन था उस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं गया था। मैंने उस दिन अपने घर की सारी तस्वीरें छुपा दी थी। नौकरों को भी अच्छे से समझा दिया था कि उन्होंने आगे क्या करना है और क्या नहीं। वह मेरी बात सुनकर मुझे हैरत से देख रहे थे, लेकिन मेरे हुक्म के गुलाम थे, इसीलिए कुछ भी नहीं बोले। रितु का ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर फोन आया था कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन कामयाब हुआ है और वह इस वक्त आपको बुला रही है। मैंने रितु से फ़ोन पर बात की। मैंने उससे कहा कि रितु, मुझे अचानक कनाडा के अपने भाई के पास जाना पड़ गया है, क्योंकि मेरे छोटे भाई की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं 1 महीने से पहले वापस नहीं आ सकता। यह सुनकर वह मुझसे लड़ने लगी। कहने लगी कि आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। मैंने कहा, रितु, बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं भी चाहता था कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारी आंखें ठीक हो तो सबसे पहले तुम मुझे ही देखो। लेकिन यह भी तो सोचो, मेरा भाई भी तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी हालत इतनी ख़राब ना होती तो मैं कभी भी कनाडा नहीं जाता। मेरी बात सुनकर वह भी थोड़ा मेरी बात को समझ गई थी। मैंने कहा, बस 1 ही महीने की बात है, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। 2 दिन बाद ड्राइवर के साथ वह घर आई थी। जब लॉन्च के अंदर आई तो मैं पुराने कपड़े पहने वहां खड़ा था, बिल्कुल एक नौकर के हुलिये में। मुझे देखकर पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैं अपनी आवाज़ बदलकर कहा, मैं साहब जी का नौकर हूँ। उन्होंने मुझे खास आपके लिए रखा है ताकि मैं आपका ख्याल रख सकूँ। वह सीधा अपने कमरे में चली गई थी। उसके चेहरे पर मुझे देखते ही एक भाव आने लगे थे, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ था। कहने लगी थी कि मेरे पति ने मेरी आदत अच्छी तरह से पता है कि मुझे बदसूरत लोगों से नफरत है, फिर भी रोहन ने मेरे लिए तुम जैसे नौकर को चुना। उसकी बात मेरा दिल तोड़ दिया था। वह अपने कमरे में चली गई थी। मैंने एक जूस का गिलास लिया और बहाने से उसके कमरे में दाखिल हुआ। वह इस वक्त अपने अलमारी के दराज खोलकर ना जाने क्या तलाश कर रही थी। मैंने जो साइड टेबल पर रख दिया था। मैंने कहा, मैडम जी, आप क्या ढूंढ रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ।
मैं मालिक का बहुत ही वफादार नौकर हूँ। यह बात सुनकर वह कहने लगी कि मुझे तुम्हारे मालिक की तस्वीर देखनी है, लेकिन मुझे उनके यहाँ एक भी तस्वीर नज़र नहीं आ रही, ना ही अपनी शादी की और ना ही उनकी कोई पुरानी तस्वीर। हालांकि रोहन तो मुझसे कह रहे थे कि इस कमरे में हमारी शादी की तस्वीर लगी है। उसकी आंखों में मुझे देखने की तड़प थी, बेताबी थी, बेचैनी थी। मैंने कहा मुझे तो इन चीज़ों की खबर नहीं मैडम जी, लेकिन आप साहब को क्यों देखना चाहती हैं? वह कहने लगी कि 5 सालों में मैंने उन्हें कभी नहीं देखा और मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं अपने पति को देखूं। वह देखने में कैसा है? मैंने सुना है कि वह बहुत खूबसूरत हैंडसम। मैंने कहा मालिक 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे तो आप देख लेना, फिलहाल तो आप ही जूस पी ले। यह कहकर मैं कमरे से बाहर जाने लगा तो वह कहने लगी कि बात सुनो ज़रा। मैंने कहा हाँ जी। कहने लगी कि तुमने तो देखा है ना अपने साहब को, मुझे बताओ कि वह कैसे हैं। मैंने कहा मैडम जी, मैं उनका वफादार हूँ और नमक हलाल नौकर हूँ। मुझे तो वह हर हाल में अच्छे लगेंगे ही, मैं तो उनकी तारीफ़ ही करूँगा। मैं नहीं जानता कि आपके नज़दीक अच्छे होने की कसौटी किया है, अंदरूनी खूबसूरती या फिर इंसान के बाहरी दिखावे की खूबसूरती। यह बोलकर मैं कमरे से बाहर निकल आया था। मैं अब रितु का हर तरह से ख्याल रख रहा था, लेकिन मुझे अपना कारोबार भी देखना था। इसलिए दिन के वक्त मैं यह बहाना करके चला जाता था कि मुझे मालिक के ऑफिस में मामले में देखने होते हैं, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है और सब काम मुझ पर छोड़ रखे हैं। जब भी मैं ऑफिस जाता तो वहां जाकर रितु को कॉल करता और रोहन बनकर उससे बात करता और वह कहती कि मुझे अभी वीडियो कॉल पर बात करो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। आखिर तुम क्यों मेरे सामने नहीं आते? जब से हमारी शादी हुई है मेरी बस यही इच्छा थी कि मैं तुम्हें देखूं, लेकिन अब तुम मेरे सामने ही नहीं आते। उसे कहता कि बस 1 महीने की बात है, मैं आ जाऊंगा, तो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजारनी है। जहाँ तुमने इतना सब्र कर लिया है, कुछ दिन और कर लो। मैं चाहता हूँ कि मैं जब तुम्हारे सामने आऊँ तो उस समय तुम मुझे देखो। वीडियो कॉल पर मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। रात को जब मैं घर आता तो रितु नौकर पर चिल्ला रही थी। वह कह रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे साहब की एक भी तस्वीर इस घर में मौजूद न हो। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ नौकर मुझे देखने लगे। मैंने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। वह सब लोग चुपचाप रितु की बात सुन रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। बस वही कहे जा रही थी कि मुझे कोई भी एक तस्वीर अपने मालिक की फ़ोटो ढूंढ कर ला कर दे दो। मैं पूरा घर देख चुकी हूँ, मुझे कहीं भी रोहन की तस्वीर नज़र नहीं आ रही। वह क्यों मुझे अपने आप से छुपाना चाहता है? उसकी बेचैनी और बेबसी देखकर मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा मैडम जी, मालिक बहुत ही अच्छे हैं और खूबसूरत भी हैं, बस देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। आप क्यों नौकरों के साथ लड़ रही हैं? बड़ी मुश्किल से मैंने उसके बातों में बहलाया था। उसके ख्यालों में अपना वही नक्शा खींच रखा था जो उसकी मानो दिमाग में बनाया हुआ था। हालांकि मैं यह जानता था कि यह सब कुछ ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। एक दिन रात को इतना ज़्यादा बेचैन हुआ कि सोते ही मेरी आँख खुल गई थी। मैं उठकर बैठ गया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रो रो कर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी पत्नी के दिल में मेरी मोहब्बत को पैदा कर दे। तू सबसे बड़ा है, भगवान तो सब कुछ कर सकता है। तेरी कृपा के बिना हम लोग कुछ भी नहीं हैं। रिश्तों की डोर तेरे हाथों में है, रंग रूप कोई फर्क अहमियत नहीं रखता। भगवान तू जानता है कि मैं रितु को कितना चाहता हूँ, उसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। मैं कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसे खूबसूरत मर्दों से मोहब्बत है और मैं बदसूरत हूँ। यह कहते हुए मेरे आंसू बह रहे थे। एक मर्द के लिए यह बात बहुत दर्दनाक होती है कि उसकी पत्नी देखकर मुंह फेर ले। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद मुझे नींद आई थी और मैं सो गया था, लेकिन सुबह मेरी आँख रितु के स्टोर पर खुली थी। वह न जाने किस बात पर नौकरों पर चिल्ला रही थी और मैं जब कमरे से बाहर निकला तो वह कहने लगी कि तुम्हारे साहब का मुझे फ़ोन आया था, वह आज रात को ही वापस आ रहे हैं, इसीलिए उनकी पसंद का सारा खाना 8 बजे तक तैयार हो जाना चाहिए। यह बात सुनकर मैं जितना भी हैरान होता उतना ही कम था। आखिर उसने किस बात की थी? कौन था जो आ रहा था? मुझे देखकर कहने लगे कि तुम्हें एयरपोर्ट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। रोहन कह रहे थे कि वह खुद ही आ जाएंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर परेशान हुआ था। आज उसने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तैयार भी बहुत अच्छे से हुई थी। उसे इतना सज सबर देखकर हैरान हुआ था।
मुझसे कहने लगी कि फूलों के गजरे लाकर दे दो, मुझे रोहन को बहुत पसंद है। यह सुनकर मैं उसे देखे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चक्कर है। जैसे जैसे समय बीत रहा था मैं परेशान होता जा रहा था। रात को ठीक 8 बजे एक हैंडसम सा लड़का हमारे घर में दाखिल हुआ था। उसे देखकर मैं हैरान था, लेकिन रितु तो रोहन करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ी जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस लड़के के गले लग जाती, मैंने उसे हाथ पकड़कर उसे रोका था और उस लड़के को बहुत गुस्से से घोरा था। रितु कहने लगी कि यह क्या बदतमीजी कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। रोहन देखो अपने नौकर को। मैंने उस लड़के से पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। वह लड़का कहने लगा कि मैं रोहन हूँ और इस घर का मालिक हूँ। मैंने कहा कि रोहन मैं हूँ और इस घर का मालिक भी मैं हूँ। अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं गुस्से से घूर कर उस लड़के को देख रहा था। मेरी बात सुनकर वह लड़का रितु से कहने लगा कि आपका काम हो गया मैडम जी, मेरी फीस मुझे दे दे ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। यह सुनकर मैं हैरत से रितु को देखा था। यह सारा ड्रामा रितु का रचाया हुआ था और अपने पास से वह पैसे निकालकर उस लड़के को दे रही थी। पैसे लेकर वह लड़का जा चुका था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकती है। सच उसके सामने खुलकर आ चुका था और मैं उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रहा था, इसलिए सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं जानता था वह रोएगी, मुझे तलाक मांगेगी, मुझे अपनी नफ़रत का इजहार करेगी, लेकिन वह कमरे में आई। कमरे में ज़ोरदार धक्के से बंद किया था और मेरा दिल धड़कना बंद हो गया था। मैं सोच रहा था आखिर उसे क्या जवाब दूंगा। वह मेरे पास आई, गुस्से से कहने लगी क्यों झूठ बोला था मुझसे कि आप विदेश गए हैं, क्योंकि मेरे सामने एक नौकर बनकर आए थे। आपको क्या लगता था कि मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी? मैं अपनी आंखों के बिना रोशनी के भी आपको एक एक नक्श को छूकर अपने दिल की आंखों से आपको देख लिया था। मैं जानती थी कि आप कैसे हो। मैंने आपको पहले ही महसूस कर लिया था। आपने कैसे सोच ले कि मैं आपको देखकर आपसे धिक्कार दूंगी? ऐसे इंसान को जिसकी आंखों से मैं दुनिया देखा था, वह रोए जा रही थी और मैं उसे घूर कर देख रहा था। कहने लगी कि रोहन मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी रंगत सांवली है। यह कहकर वह मेरे सीने से लग गई थी। मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे नई जिंदगी दी हो। मैं भी कसकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।